अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपका अगला टॉपिक आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा और अगर कोई सवाल है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो हमने पढ़ा सार्कोदीना के बारे में और हम देखते हैं कि जो पूरी किंगडम प्रोटिस्टा है उसको हमने बहुत सारे फाइलम्स में तकसीम किया हुआ है और उसमें उन फाइलम्स में से जो सार्कोदीना उसका एक ही सब फाइलम है। एक्टिनोपोडा इसका नाम है। इसमें आगे से मजीद 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि इससे बिलोंग करते हैं और उनके कॉमन नेम्स है फोरामिनीफेरेंस, हेलियोजोन्स एंड रेडियोलेरियंस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फोरामिनीफेरेंस की। इन्हें आम जबान में फोरम्स भी कहा जाता है। ये समंदर के पानी में पाए जाने वाले ग्रुप हैं ऑर्गेनिजम्स के। अमीबा के जैसे ही ये होते हैं। जैसे हमने रेगुलर एक अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ा कि कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, सूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं, तो ये भी कमोबेश वैसे ही होती हैं। फोरामिनीफेरा में अगर हम देखें तो इनमें जो अमीबा की सूडोपोडिया की किस्म है वो रेटिकुलोपोडिया पाई जाती है। हमने 4 किस्में पढ़ी थी, लोबोपोडिया, फाइलोपोडिया और फिर ये रेटिकुलोपोडिया भी एक पढ़ी थी। तो उन चारों की आपको अलग अलग शनाख्त जो है वो मैंने बताई थी, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको वो याद होगी यहाँ पर भी। इसके अलावा ये अपने बाहर एक टेस्ट जो है वो सिक्रीट कर लेते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बनना होता है। जब फोरामिनीफेरास की डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं, तो इनके जो शेल हैं वो ज़ेर ज़मीन पानियों में काफ़ी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और इनका जो शेल है वो छोटे छोटे चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। जब जब इनकी बॉडी थोड़ी सी एनलार्ज होती है तो ये एक बड़ा चैम्बर जो है वो सिक्रीट कर लेते हैं। सो टेस्ट एनलार्जमेंट फॉलोज अ सिमेट्रिकल पैटर्न दैट मे बी द रिजल्ट इन अ स्ट्रेट चेन ऑफ चैम्बर्स और अ स्पाइरल अरेंजमेंट दैट रिजेंबल्स अ स्नेल शेल। तो ये अपने जो शेल्स हैं उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की शक्ल में बिल्डअप करते हैं और साइज में बड़े होते चले जाते हैं। तो उस हिसाब से ये अपने चैम्बर्स को बनाते रहते हैं, या ये स्प्रिंग की शेप में नए नए चैम्बर जो अपने पूरे शेल के अंदर बनाते रहते हैं, नई स्पेस क्रिएट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप स्नेल में देखते हैं कि उनका भी जो शेल होता है वो स्प्रिंग की शक्ल में होता है, जिसमें आपको बड़े चैम्बर्स नजर आते हैं, फिर छोटे चैम्बर्स नजर आते हैं। अब इन्होंने आपको बताया कि बहुत सारे जो शेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं। मिसाल के तौर पर मर्मर्ड स्पेनीज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये एग्रीगेशन है इनके शेल्स की। ये ऑर्गेनिजम्स खत्म हो चुके हैं लेकिन इनके जो शेल हैं वो ज़ेर ज़मीन बहुत बड़ी एग्रीगेशन की शक्ल में इकट्ठे हो गए हैं और ये जगह ऑस्ट्रेलिया में होती है। इनके जो टेस्ट हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हमें फॉसिल रिकॉर्ड के तौर पर मिले हैं, क्योंकि खुद तो इनकी बॉडी जो होती है सेल बॉडी वो तो डिकम्पोज हो जाती है। तो जब हम इनके टेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये कैम्ब्रियन पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मैरीन सेडिमेंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। क्योंकि इनका टेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, वो पानी में आहिस्ता आहिस्ता घुलता रहता है, तो कैल्शियम के इस सॉल्ट को पानी का हिस्सा बनाता रहता है। अब इसके बाद हम बात करें कि अगर ज़ेर ज़मीन चूने के पत्थर के जो ज़ख़ीरे हैं जहाँ से इसको निकाल लिया जाता है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसमें से बहुत से जो ज़ख़ायर हैं वो इन्हीं जानदारों के टेस्ट की एग्रीगेशन की वजह से बने हैं। मिसाल के तौर पर इन्हें हम चौक डिपॉजिट्स कहते हैं, क्योंकि उससे चौक और इससे मिलता जुलता जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो वाइट क्लिफ्स के नाम से डॉवर जो है वो एक मशहूर जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर भी फोरामिनीफेरा के टेस्ट की मदद से जो चौक के डिपॉजिट्स हैं वो बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ पर ये डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा वो और जो साइंटिस्ट हैं हमारे जो कि जियोलॉजी पढ़ते हैं और जियोलॉजी में भी स्पेशली वो ऑयल की दरियाफ्तें करते हैं, ऑयल को ढूंढते हैं कि ज़ेर ज़मीन कहाँ उनके ज़ख़ायर हैं। उन्होंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारी ज़मीन की जो लेयर्स हैं, जब वो जियोलॉजिकल लेयर्स ऑफ अर्थ को स्टडी करते हैं जिन्हें हम जियोलॉजिकल स्ट्रेटा कहते हैं, तो वहां पर भी इनके बहुत सारे हमें फॉसिल्स मिलते हैं। अगला ग्रुप है हेलियोजोन्स। ये भी एक्वाटिक हैं, पानी में पाए जाते हैं, अमीबी हैं और पानी की सरफेस पर फ्लोट करते हैं। जब कोई चीज़ पानी की सरफेस पर फ्लोट करती है तो हम उसे कहते हैं कि प्लैंकटन है। तो इसके अलावा बाज़ दफ़ा इनमें डंडीनुमा हिस्सा होता है जिसे स्टॉक कहते हैं, उसकी मदद से ये ज़मीन में पानी के अंदर जिस भी चीज़ पर इन्हें जगह मिलती है अपने आप को अटैच कर लेते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं हेलियोजोन्स की। ये नेकेड हैं या कुछ जो किस्में हैं इसकी वो शेल बनाती हैं और शेल के अंदर रहना पसंद करती हैं। अगर हम सूडोपोडिया की बात करें तो 4 जो सूडोपोडिया की हमने किस्में पढ़ी थी उनमें से एक्सोपोडिया जो है वो इनमें पाया जाता है। अगला तीसरा ग्रुप है रेडियोलैरियंस। ये भी प्लैंक्टोनिक हैं, मैरीन समंदर के पानी में भी पाए जाते हैं। इसकी कुछ किस्में कुछ ताज़ा पानियों में भी पाई जाती हैं। ये थोड़े से साइज में पहले 2 ग्रुप से बड़े हैं, कॉलोनी यानी ग्रुप बनाकर भी रहते हैं। इनका साइज कुछ सेंटीमीटर से जो है वो ज़्यादा कुछ सेंटीमीटर तक चला जाता है। उसके बाद वो आपको बता रहे हैं कि इनका जो टेस्ट है, जो शेल है वो सिलीशियस है। सिलीशियस का मतलब है SiO2 यानी सिलिका का बना हुआ है, लंबा है, इसमें स्पाइन्स भी होते हैं,
ये स्पाइंस थोड़े से मूव भी करते हैं। स्पाइंस नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए शेल में से निकल रहे होते हैं, और उनकी एक मखसूस तरतीब होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये स्कल्प्टर्ड ऑर्नामेंटल लैटिस एक मखसूस तरतीब से स्ट्रक्चर को बाहर की तरफ से होल्ड करते हैं और उसकी शेप बनाते हैं। जब रेडियोलेरियंस मर जाते हैं तो इनके शेल जो है वो ज़ेर ज़मीन में इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फोरामिनीफेरा का शेल है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे चैम्बर हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है जानदार का, तो वो चैम्बर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने जो बात की थी कि स्नेल के शेल से इनका शेल मिलता जुलता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। हमारा अगला जो फाइलम है वो है लिब्रिंथोमॉर्फा। छोटा सा फाइलम है, इसमें कम जानदार आते हैं। इनकी स्पिंडल शेप बॉडी है। स्पिंडल शेप का आपको पता है कि दरमियान में से थोड़ा सा मोटा और दोनों तरफ से थोड़ा सा नकीला जो शेप होती है उसको स्पिंडल शेप कहते हैं। ये नॉन अमीबॉइड है, यानी ये अमीबा जैसे नहीं है। वेजिटेटिव सेल्स हैं, आम रेगुलर सेल्स इनके जो है वो फंक्शनिंग करते हैं, अपने काम सर अंजाम देते हैं, फूड कैप्चरिंग, फूड का डाइजेस्ट करना वगैरह इससे रिलेटेड काम करते हैं। कुछ जनरा में अमीबॉइड सेल्स की शेप भी होती है जो कि घिसट घिसट कर चलना पसंद करते हैं, म्यूकस जैसा एक सिक्रीशन पैदा करते हैं और उसके ऊपर घिसट घिसट के चलना पसंद करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं म्यूकस ट्रैक्स। मोस्ट मेंबर्स आर मेरीन, ज्यादातर समुद्रों के पानियों में पाए जाते हैं। कुछ सैप्रोजोइक हैं जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि समंदर के पानी में नहीं अवेलेबल होता उसको खा लेते हैं। कुछ किसी दूसरे जानदार के जिस्म पर रहना पसंद करते हैं तो हम उन्हें पैरासिटिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये अलजी पर रहना पसंद करते हैं या समुद्री घास जिसे सी ग्रास कहते हैं उस पर पाए जाते हैं। कुछ साल पहले लिब्रुंथुला नाम का एक जो ऑर्गेनिज्म है जो कि इस फाइलम से ताल्लुक रखता है, उसके बारे में रिपोर्ट की गई थी कि उसने ईल ग्रास को खासी बड़ी तादाद में ख़त्म कर दिया था। ईल ग्रास एक मखसूस फ्लावरिंग प्लांट है जो कि समंदरों के पानी में पाया जाता है। घास के जैसे इसके पत्ते होते हैं और अटलांटिक कोस्ट यानी जो बहरुल अलकाहिल है जिसे अटलांटिक ओशन के नाम से हम जानते हैं उसके साहिल एरियाज में ये वाक़या हुआ था। और इसमें नुकसान ये हुआ था कि जो ईल ग्रास होती है उसको बहुत सारी डक्स खाती हैं। तो जब ईल ग्रास के ऊपर इसने लिब्रिंथुला ने इन्फेक्शन कॉज कर दी तो ईल ग्रास खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो डक्स को भी खाने को कुछ नहीं मिला। अगला हमारा जो फाइलम है वो है एपिकॉम्प्लेक्सा। इसको एपिकॉम्प्लेक्सा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके सेल के ऊपर एक छोटी सी राउंडेड सी बॉडी बनी होती है। ये चीज उनके सेल जो सेल है उसके टिप पर है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एपिकल कॉम्प्लेक्सा, क्योंकि ये राउंडेड बॉडी है। अच्छा, इसको एपिकॉम्प्लेक्सा पूरा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जो टॉप पर ये जो बॉडी है एपिकल कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर इनके मखसूस एंजाइम्स थैलियों के अंदर जमा होते हैं और ये एंजाइम्स इनको होस्ट के सेल को पंक्चर कर कर उसके अंदर दाखिल होने में मददगार साबित होते हैं। तो जनाब, एपिकल कॉम्प्लेक्स एक छोटी सी राउंडेड बॉडी है, इनके सेल के टॉप पे पाई जाती है, इन्हें होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करने में घुसने में मदद देती है। एक ही तरह का न्यूक्लियस मौजूद है, सीलिया और फ्लैजेला नहीं होते। कुछ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं जिनमें थोड़ी सी इनकी शक्लें बदलती हैं। इनका लाइफ साइकिल एसेक्चुअल और सेक्चुअल दोनों तरीके से होता है। एसेक्चुअल फिनोमिनॉन में इनके सेल्स बहुत सारे सेल्स पैदा करते हैं। मल्टीपल फिशन की वो एक मखसूस किस्म होती है जिसमें एक सेल डिवाइड करता है, बहुत सारे न्यूक्लियस पैदा करता है, उन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और छोटे छोटे काफ़ी सारे सेल्स जो है पैदा होते हैं जिसे हम शाइजोगोनी भी कहते हैं। अच्छा, इसी की एक अगली स्टेप स्पोरोगोनी भी है जिसमें छोटे छोटे स्पोर फॉर्मेशन होती है। सेक्चुअल फेजेस में अगर हम देखें तो इनमें गैमेट्स बनते हैं, एक का साइज बड़ा होता है, एक का साइज जो है वो छोटा होता है। ये आपस में फ्यूजन करके तो नया बड़ा सेल बना देते हैं। क्योंकि इसमें दो अलग सेल्स बनते हैं तो उन्हें हम गैमेट्स कहते हैं और ये जो फिनोमेनॉन है उसे गैमेटोगोनी कहते हैं। अब इसमें एपिकॉम्प्लेक्सा में जो हमारी क्लास है आज वो है क्लास स्पोरोजोया। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है स्पोरोजोया, और इसका नाम जो है स्पोरोजोयंस की वजह से जो है वो रखा गया है। स्पोरोजोयंस क्या करते हैं? ये स्पोर पैदा करते हैं, रेजिस्टेंट स्पोर, ताकि मौसम में अगर कोई तब्दीली ऐसी है जिसकी वजह से इनको नुकसान पहुंच सकता है तो इनको हिफाजत मिल सके, तो इसलिए इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंट स्पोर या oocyst। ये आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी रेडियोलेरियंस की और हेलियोजोन्स की। हमने जो बात की थी कि इनका टेस्ट शेल जो है मखसूस तरतीब नीडल लाइक स्पाइन से मिलकर बनता है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। और ऊपर वाली पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे इन्होंने एक्सोपोडिया को अपने टेस्टो शेल से बाहर निकाला हुआ है।
अच्छा जी, अब ये जो स्पोरोजोआ है इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, एक का नाम है प्लाज्मोडियम, दूसरे का नाम है कॉक्सीडियम। प्लाज्मोडियम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये हमें मलेरिया कॉज करता है और इसे मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। तो एनोफ्लीज मॉस्किटो, उसमें जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो जब हमारा खून चूसने आती है तो वो प्लाज्मोडियम को खून चूसने के दौरान हमारे जिस्म में मुंतकिल कर देती है। प्लाज्मोडियम हमारे जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर तेजी से अपने जैसे और प्लाज्मोडियम पैदा करता है, सेल्स की बर्स्टिंग और लाइसिंग करता है, जिसकी वजह से मलेरिया के सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन फैलता चला जाता है और फिर आप बीमार हो जाते हैं और कहा जाता है कि आपको मलेरिया हो गया। अब अगर हम एक रफ सा एस्टीमेट देखें कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह का है, तो ज़्यादातर तो ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं, यानी ये किसी होस्ट के सेल के अंदर जाकर रिप्रोड्यूस करेंगे। तो शाइजोगोनी मल्टीपल फिशन की किस्म होती है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म की ही रिक्वायरमेंट होती है, दो अलग ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए। एक जो पेरेंट होता है वो मल्टीपल फिशन के नतीजे में अपने सेल को डिवाइड करके लातादाद छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स बना देता है। इन्हें मीरोजॉइड्स कहते हैं। ये मीरोजॉइड होस्ट सेल के फटने के बाद निकल जाते हैं और दूसरे होस्ट सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि इनकी खासी बड़ी तादाद हो जाती है। तो शाइजोगोनी की वो किस्म जिसमें ये मीरोजॉइड नाम के छोटे सेल्स पैदा करता है ताकि इन्फेक्शन फैलता चला जाए, इसे मीरोगोनी भी बोलते हैं। उसके बाद मीरोजॉइड्स जो है वो गैमेटोगोनी के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं। गैमेटोगोनी में इसके लाइफ साइकिल में दो तरह के गैमेट्स बनते हैं। इन गैमेट्स को बनाने के लिए जो सेल्स अवेलेबल होते हैं, एक को कहते हैं मैक्रोगैमेटोसाइट जो कि साइज में बड़ा होता है, एक को कहते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट जो कि साइज में छोटा होता है। ये भी मल्टीपल फिशन जो है उसके अंडर गो होते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली एक गैमेट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोगैमेट, क्योंकि बहुत ही छोटा सेल होता है और ये बाइफ्लैजिलेट होता है, यानी इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो ये मूव कर सकता है। जबकि जो मैक्रोगैमेटोसाइट है ये भी अगला गैमेट बनाएगा, दूसरी किस्म का गैमेट बनाएगा जिसे हम मैक्रोगैमेट कहेंगे, जो कि साइज में माइक्रोगैमेट के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ये मूवमेंट नहीं करता, इसमें फ्लैजिला सीलिया वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती। माइक्रोगैमेट मैक्रोगैमेट के साथ अपने न्यूक्लियस को फ्यूज करता है और इन दोनों के मिलाप के नतीजे में जो नया सेल बनता है उसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट क्योंकि वल्नरेबल है, हालात अगर साजगार नहीं है तो ये अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग को सिक्रीट कर लेता है और बन जाता है oocyst। अब जाइगोट मियोसिस करेगा, ये आपको पता है कि खास किस्म की सेल डिवीजन है। इसके नतीजे में जो सेल्स बनेंगे वो फिर आगे माइटोसिस के नतीजे में डिवाइड करेंगे ताकि अब क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ ना हो, एक जैसा रहे। अब जिस प्रोसेस से फर्दर सेल्स बनेंगे उसे हम कहते हैं स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी इसलिए क्योंकि छोटे छोटे जो सेल्स स्पेसिफिक बनते हैं उन्हें स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। oocyst के अंदर इकट्ठे होते जा रहे होते हैं। oocyst अपनी जो वॉल है उसको थिक प्रोटेक्टिव फॉर्म में रखता है और अंदर सेल्स की डिवीजन हो रही होती है। ये स्पोरोजोइट्स जो हैं जब इस oocyst को फाड़ कर निकलेंगे तो मजीद होस्ट के नए सेल्स को अटैक करेंगे और oocyst को खोखला करते चले जाएंगे और उसमें से निकलते चले जाएंगे और होस्ट के अंदर इन्फेक्शन फैलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक जो इम्पॉर्टेंट जीनस है वो प्लाज्मोडियम है। जैसे मैंने आपको अभी बताया ये मलेरिया कॉज करता है। इसकी इंसान की तारीख में बहुत अहमियत की हामिल है, बहुत अहमियत का हामिल है ये इंसानी तारीख में, क्योंकि 1550 बिफोर क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1550 साल पहले भी ये जानदार दुनिया में मौजूद था और ये मलेरिया की बीमारी पैदा करता था। फिर क्रूसेड्स जो हैं, जो मिड ईवल एरा कहलाता है, जिसमें जो जंगें वगैरह जो हैं पुरानी हिस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ जंगें मुख्तलिफ ममालिक के माबैन चलती रहती थी, स्पेशली यूरोप ने। तो वहाँ पर इसने काफ़ी तबाही फैलाई और आर्मीज जो आपस में लड़ाई होती थी उनको दुश्मनों से तो मुकाबला करना ही होता था, साथ में मलेरिया से भी मुकाबला करना पड़ता था। फिर 1970 में जो है ये दोबारा थोड़ा सा इसका फैलाव हुआ दुनिया में और 100 मिलियंस के करीब जो लोग हैं वो इससे अफेक्ट हुए। तो क्योंकि पास में इसका कोई इलाज नहीं था तो मलेरिया की वजह से बड़ी तादाद में इंसान मर भी जाते थे। आज बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि मलेरिया के इलाज के लिए मौजूद हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है ये वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर रहता है। मिसाल के तौर पर ये बर्ड्स वगैरह में भी हो सकता है। वर्टिब्रेट होस्ट उनको कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी है, जिसमें आपको पता है कि हम सारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि मैमल्स वगैरह, काऊ, बफलो वगैरह, बर्ड्स वगैरह, ये सारे ही आ जाते हैं। और अपना लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा ये मॉस्किटो के अंदर गुजारता है। तो मॉस्किटो जब खून चूसने आता है तो ये हमारे जिस्म में इसको मुंतकिल कर जाता है। अब इसकी जो शाइजोगोनी की मल्टीपल फिशन की जो डिवीजन है वो लिवर सेल्स में हमारे होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स हमारे जिस्म से मरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल की लाइसिंग कर देता है।
इसके अलावा ये गैमेटोगोनी भी रेड ब्लड सेल्स के अंदर करता है। तो जब हमारे रेड ब्लड सेल्स इतनी तेज़ी से फटना शुरू हो जाते हैं तो रेड ब्लड सेल्स की जिस्म में कमी होना शुरू हो जाती है और ये इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो इसका जो जाइगोट होता है वो मॉस्किटो की गट के अंदर डेवलप कर रहा होता है, वो सिस्ट की शक्ल में अपने आप को तब्दील कर लेता है। उसके बाद बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बना देता है और खून चूसने के दौरान मच्छर इस शक्ल में हमारे जिस्म में इसको मुंतकिल कर देता है। अगर हम बात करें कि मलेरिया की सिम्टम्स क्या हैं, तो मलेरिया की जो सिम्टम्स हैं वो वक्फे वक्फे से रिपीट होती हैं। अगर बीमारी की जो सिम्टम्स हैं वो वक्फे वक्फे से मलेरिया के केस में रिपीट हो रही हैं तो हम उन्हें कहते हैं पैरोक्सिम्स। मिसाल के तौर पर चिल्स, ठंड का लगना, फीवर, बुखार का होना। फिर उसके बाद जैसे जैसे पैरासाइट हमारे जिस्म में मैच्योर होता जा रहा होता है और इन्फेक्शन फैलाता जा रहा होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम होता चला जाता है। ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स यानी हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करता है जो हमारे जिस्म में गैदर होते रहते हैं और हमारी बीमारी को शिद्दत देते हैं। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी किस्में हैं। यहाँ पर हम जो किस्में उनके बारे में बात करेंगे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि 48 घंटों के बाद अपनी अलामत को दोबारा शो करता है। ये गर्म मरतूब इलाकों में पाए जाने वाले जो दुनिया के एरियाज हैं ये वहाँ पाई जाती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ये बड़ी शदीद है, ये बीमारी में ज़रा शिद्दत पैदा कर देती है इंसानों के अंदर। पैरोक्सिम जो है वो इरेगुलर होते हैं, मखसूस घंटों से या वक्त के तनासुब से नहीं बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम जो है ये वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि ये तकरीबन दुनिया में हर जगह पाया जाता है और ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज का आपको पता है कि दरमियानी इलाके जो हैं इक्वेटर के पास पाए जाते हैं दुनिया के नक्शे में। इसके बाद हम इसके बारे में अगर बता दें तो इसने अफ्रीका में बहुत सारे इंसानों की डेथ कॉज की है और पास्ट में क्योंकि अफ्रीका के जो बरे आज़म है उसमें ममालिक में हाइजीन की कंडीशन अच्छी नहीं थी, सेहत की कंडीशन अच्छी नहीं थी, फेमिन कहत ने भी कहर ढाया हुआ था, तो साथ ही साथ मलेरिया ने भी खासी तबाही मचाई थी। जो अगली किस्म है वो है प्लाज्मोडियम मलेरी। ये भी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि तमाम दुनिया में पाया जाता है। इसमें 72 घंटों के बाद पैरोक्सिम्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। और चौथी आखिरी किस्म है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये बहुत कम पाया जाता है और इसकी जो स्पीशी है ये भी ट्रॉपिकल एरिया में जो वर्ल्ड के वहाँ जो ममालिक हैं उधर जो है ये ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर जो क्लास स्पोरोजोया में अगर हम बात करें तो ये डिजीज़ भी बड़े पैदा करते हैं। तो कॉक्सीडियोसिस जो है ये एक डिजीज़ है जो कि हमारी मुर्गियों में फैलती है, शीप भेड़ों में फैलती है, कैटल काउ बफलो में फैलती है, रैबिट्स में फैलती है। और आपको पता है कि रैबिट्स को छोड़ के बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके फार्म्स बनाए जाते हैं, हम उनको उनकी ऊन, दूध, गोश्त के लिए पालते हैं। दो बड़े इंपॉर्टेंट जीनस हैं आइसोस्पोरा इमेरिया। ये जो है ये पोल्ट्री के अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन पैदा करते हैं जिसकी वजह से उन मुर्गियों को तल्फ करना पड़ता है और हम उन मुर्गियों को एज फूड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यूएस यानी अमेरिका में जो पोल्ट्री को नुकसान हुआ था इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि 35 मिलियन का नुकसान हुआ था। एक जो इंपॉर्टेंट कॉक्सीडियन है उसका नाम है क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो ये एड्स के पेशेंट्स के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। एड्स के पेशेंट आपको पता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये HIV वायरस की वजह से होता है। उनमें क्रिप्टोस्पोरिडियम बहुत शदीद डायरिया की कैफियत पैदा कर देता है और ये कुछ ऐसे प्रोटोजोआन में से एक है कि जब पानी को ट्रीट किया जाता है क्लोरीन से ताकि ये ऐसे जर्म्स मर जाएं तो इनके ऊपर क्लोरीन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो एड्स में क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, इसलिए अब हर जिस भी बीमारी के जरासीम हमारे जिस्म में आएंगे तो उसको वो बीमारी हो जाएगी। तो इस केस में एड्स के पेशेंट में जो डायरिया है वो क्रिप्टोस्पोरिडियम पैदा कर सकता है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म है इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला वो है टॉक्सोप्लाज्मा। तो ये बिल्लियों में जो है वो बीमारी पैदा करता है और बिल्लियों को आपको पता है कि एज पेट जो है वो बहुत ज़्यादा रखा जाता है। तो कैट के जो फीसेस हैं जो इसका फिकल मटेरियल है उसके थ्रू इसके जो ऊसिस्ट हैं वो फैलते हैं और अगर आपने कोई ऐसा जानदार का मीट खा लिया है जिसमें इसके जो सिस्ट थे वो मौजूद थे, ज़ाहिरी बात है माइक्रोस्कोप लेके नज़र नहीं आते और वो कच्चा पक्का आपने फूड खाया और कुकिंग के दौरान ये सिस्ट तबाह नहीं हुए पकाने से, तो ये सिस्ट आप में भी जो है वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और अगर कोई मदर जो है वो प्रेग्नेंट मदर है तो वो अपने बच्चे में भी इन्फेक्शन जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो जो कॉन्जेंशियल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है ये अगर ज़्यादा फैल जाए माँ से होने वाले बच्चे में तो ऐसे बच्चे मुर्दा भी पैदा हो सकते हैं जिन्हें स्टिल बर्ड्स कह सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इब्तदाई स्टेजेस पर ही डेवलपिंग बेबी जो है वो मदर की बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाए और प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए।
तो जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज में से एक है जो कि एड्स के पेशेंट्स में नुकसान पहुंचाती है। जो इंसानों के लिए, हमारे जानवरों के लिए, कैटल, काओ, बफलो, शीप के लिए, पोल्ट्री के लिए नुकसानदेह साबित होने वाले इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो इस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज वो डिजीजेज होती हैं जो कि एड्स के पेशेंट के अंदर होती हैं, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है इन जर्म्स के जिस्म में दाखिल होने के लिए उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। तो जब ये जर्म्स उसकी बॉडी में आएंगे तो उनको वो बीमारी पैदा हो जाएगी।